कहते हैं कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो प्रमाणित होता है वो ये प्रमाणित होता है, दारा को ठीक इसके नीचे उठकर दफन कर दिया गया। ये वही है जहां की दारा के तावीज या दारा का सेलोटफ मौजूद है। जय हिंद साथियों, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला अक्सर चलता रहा है। आज इतिहास के उस पन्नों को पलटने की कोशिश करने जा रहा हूं। मैं आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद जावेद अख्तर। कहते हैं कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इस मुद्दों में एक खास मुद्दा इस इतिहास में जुड़ता है, दारा शुकोह की कब्र। दारा शुकोह की कब्र को आज जानने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पूरे मुगल काल के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1526 से लेकर 1857 के दौरान तकरीबन 17 मुगल बादशाह हुए। आइए साथियों, इन सभी को जिक्र करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक खास गेस्ट हमारे अजीज संजीव साहब को आमंत्रण देना चाहता हूं। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है। मेरा नाम संजीव सिंह है, संजीव कुमार सिंह, और मैं पैदा आगरा में हुआ। पढ़ाई भी मेरी 12वीं तक वहाँ हुई और दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा दाखिला हो गया इंजीनियरिंग में। तो ग्रेजुएशन मैंने सिविल इंजीनियरिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया से किया। मैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ और हिस्ट्री, तारीख, विरासत, हेरिटेज, ये सब कब मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं मुगलिया सल्तनत की इमारतों से जो मेरा प्रथम परिचय हुआ वो आगरा में रहने की वजह से हुआ। और जब मैं छोटा था तो एक उस वक्त चित्रकथा आया करती थी, अमर चित्रकथा, दारा शुकोह और औरंगजेब। तो उसमें जबकि लोगों को सिर्फ औरंगजेब के बारे में मालूम था, मैं 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो उस ज़माने में मुझे दारा शुकोह के बारे में भी पता चला कि दारा जो था वो औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो इस तरीके से बहुत ज़माना हो गया और धीरे धीरे किताबों को पढ़ने का जो एक दिमाग में एक फितूर था वो बढ़ता चला गया। चीज़ों को समझने के लिए एक जो जब इंजीनियरिंग की तो एक दूसरा तरीका भी समझ में आया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम समझ पाए। तो कुल मिलाकर के कोई एक दिन की और कोई 2 दिन की दास्तान नहीं रही है, ये वर्षों का जो है एक जुनून है जो हम आज है, जो मैं बोलता हूँ आज, वो उसका प्रतिफल है। दोस्तों, इन्होंने इस परिसर में सिर्फ दारा शुकोह की कब्र को ही उजागर नहीं किया, बल्कि इतिहास के उन पन्नों को भी उजागर किया जो खास तौर से हमें और आप सभी को, हम सभी भारतवासी और पूरे देश विदेशी लोगों को भी जानने की जरूरत है। न जाने कितने कब्र इस पूरे कंपाउंड में, तकरीबन हम कह सकते हो कि 150 के करीब में कब्र है, जिन कब्रों में से मैक्सिमम मुगलिया सल्तनत के कब्र है। ये कब्रिस्तान में इन्होंने मैक्सिमम कब्रों के बारे में जाना और ढूंढ निकाला। इसी को कहते हैं जुनून की हद पार होना। तो साथियों, आज समझते हैं इनसे कि क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से कब्र के बारे में ये बताना चाहते हैं। इनसे हम आग्रह करते हैं कुछ चीज़ें के बारे में हम जान सकें। आइए साथियों, संजीदगी से पढ़ना शुरू किया, जानने की कोशिश की। जो पर्शियन रेफरेंसेस हैं, फारसी जो वृत्तांत है उस वक्त के, उनको समझने की कोशिश की। क्योंकि फारसी नहीं आती है तो इसलिए जो फारसी के विद्वान हैं उनसे उनकी मदद ली उनको समझने के लिए। और इनमें जो सबसे ज़्यादा मेरा जो साथ दिया, जिनकी वजह से ये जो सफ़र है मुमकिन हो पाया, वो डॉक्टर अली मुशर्रफ खान साहब हैं, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में फ़ारसी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे वो। तो उन्होंने उस पैराग्राफ को, जो एक ख़ास एक किताब जो है आलमगीर नामा, उस पर वो लिखा हुआ था और उन्होंने उसका तर्जुमा किया, उसका ट्रांसलेशन किया और उस पर आगे बढ़ कर के जब चीज़ों को समझने की कोशिश की तो बड़ा आसान हो गया।
जैसा कि अभी आपने पूछा कि इसमें कौन कौन सी कब्रें थी और क्या क्या आपने इसमें ढूंढा, उसमें अकबर के 2 बेटों के नाम भी आते हैं, जिसमें एक दानियाल है और दूसरा जो है मिर्ज़ा मुराद है। तो इस तरीके से दारा शुको की कब्र के साथ साथ मुराद और दानियाल की कब्र का भी पता जो है वो लगा लिया गया, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, आने वाले जनरेशन के लिए और हमारे समाज के लिए। और मेरे लिए मुश्किल ये, जैसा कि आपने कहा कि कैसा था ये, तो ये जर्नी मुश्किल इसलिए थी कि बिना किसी इंस्क्रिप्शन के, क्योंकि जनरली क्या है कि आप जब किसी कब्र को देखेंगे तो उसमें कतबा लिखा होता है, एक उस मरहूम के बारे में जो जिसको दफन किया गया है उसके बारे में एक छोटी सी एक लाइन लिखी होती है कि ये कौन थे, कब पैदा हुए, कब इनकी मृत्यु हुई, वो ऐसा कुछ लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो कब्रें हैं उनमें किसी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल था किसी भी कब्र को ये पिन पॉइंट उसको कर पाना कि यही कब्र जो है फलां शख्स की रही होगी। जी, जैसे कि मिस्ट्री अक्सर बना रहा, 250 साल, करीब 250 साल से भी ज़्यादा मिस्ट्री बना रहा है कि दारा शुको की कब्र ये है, कोई आकर ये कह रहे, कई स्कॉलर ने भी अलग अलग कोट किया है। 1793 में 1793 में एक फ्रैंकलिन नाम के एक सज्जन आए और वो यहाँ हुमायूं के मकबरे पर उन्होंने अपनी कुछ बातें लिखी है जो उनका मेमोयर है उसमें। तो वो एक ख़ास कब्र को बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर खुले आसमान के नीचे जो 5 कब्रें हैं उनमें एक कब्र जो है वो दारा शुको की है, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत से लोग, स्टीफन कार साहब जो है वो 1876 के आसपास हुमायूं के मकबरे में आए, वो एक कब्र को दारा शुको की बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप पश्चिमी जो प्लेटफॉर्म है उसकी सीढ़ियों के नज़दीक नॉर्थ की तरफ जो पहली कब्र है वो कहते हैं कि दारा शुको की मानी जाती है। इसी तरीके से मौलवी अशरफ हुसैन साहब जो है वो एक मेमोयर है, मेमोयर नंबर 47 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसमें वो बताते हैं कि एक कब्र जिसमें कुरान की आयतें लिखी हैं और जो शहादत से संबंधित है, तो वो कब्र जो है दारा की हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग वक्त में अलग अलग विद्वान आए और उन्होंने जो है अलग अलग लोगों से चर्चा सुनी होगी और उन्होंने उस कब्र को कुछ अपनी सुनी सुनाई बातों पर आधार मान करके, और कुछ जो है शायद उनको भी लगा हो कि ये हो सकती है, तो उन्होंने उसको रखा सामने। लेकिन जब मैंने उनकी बातों का परीक्षण किया, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्थापित करते हैं तो जो पूर्व जो मान्यताएं हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप उनको जब गलत साबित कर देते हैं तभी आपकी जो एक स्थापना है, जो आप जो कहना चाह रहे हैं, वो ठीक प्रतीत होगी। तो इसके लिए आलमगीर नामा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसने अदा की। और जो हमारा इतिहासकार है काजिम, जिसने कि आलमगीर नामा लिखा है, वो कहता है कि गुम्बद के नीचे बने तहखाने में जहाँ की उन हज़रत यानी कि बादशाह हुमायूं की मुबारक कब्र है, और जहाँ बादशाह अकबर के 2 बेटे दानियाल और मुराद दफन है, वहाँ दारा शुको की लाश को ले जाया गया और दफन कर दिया गया। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते। और जो विद्वान आए समय समय पर, उन्होंने सारा जो कब्रें बताई वो सब प्लेटफॉर्म के ऊपर बताई, यानी ओपन स्काई के नीचे, खुले आसमान के नीचे उन्होंने उन कब्रों की निशानदेही की। लेकिन हमारा हिस्टोरियन कहता है कि वो गुम्बद के नीचे, यानी कि अपने आप ही वो बात उनकी गलत हो जाती है, जिसमें कि वो खुले आसमान के नीचे किसी कब्र को बता रहे हैं, जबकि जो कंटेम्प्रेरी राइटर है, जो उस वक्त का, जिसने उस पूरे वाक़ये को देखा हुआ है और जिसकी किताब की तस्दीक खुद औरंगज़ेब ने की है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल हिस्टोरियन था, वो अपनी प्रस्तावना में, आलमगीर नामा की प्रस्तावना में लिखता है कि मैं जो लिख रहा हूँ इसका हुक्म जो है मुझे औरंगज़ेब बादशाह ने दिया है, और ये कहा है कि तमाम जो आर्काइव्स में जो भी दस्तावेज़ हैं, जो भी चिट्ठियाँ हैं, जो भी ख़त हैं, जो भी फरमान है, जिससे भी जो पूछना हो, आप उन सबको पूछ करके तस्दीक करके आप लिखें। तो उसमें वो जब वो 32वें साल में
अपनी बादशाहत के 32वें साल में था, तो उसको जो है ये किताब जो है समर्पित की गई। तो मैं समझता हूँ 1681-82 के आसपास ये किताब जो है उसको, स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है डोम्ड बिल्डिंग, इस गुम्बद के नीचे टोटल 5 कमरे हैं जिनमें लोगों को दफन किया गया है। मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें तो मैं वो कमरे भी दिखाऊंगा, ऊपर से कहाँ से एंट्रेंस है और नीचे कहाँ से एंट्रेंस है। अब समझने की हम कोशिश करते हैं कि असल में गुम्बद और गुम्बद के नीचे का तहखाना, उसका मतलब क्या है। सामने जो गुम्बद, जो डोम नजर आ रहा है, उसमें हम देखें वो सेंट्रल में, और उसके चारों तरफ अगर हम देखें तो देखिए जो ये बीच वाला हिस्सा, एक दरवाजा ये है साउथ के ठीक सामने, एक दरवाजा इधर से है, ऊपर देखें वेस्ट के ठीक सामने, ठीक है। जो कोने में ऊपर छोटे छोटे ये राजपूती स्टाइल की जो छतरियां बनी हुई है, 1 2 3 4, इन चारों के नीचे 4 कमरे हैं और बीच वाला जो है उसके नीचे 1 कमरा है, ठीक है। ये टोटल जो है ये डोम्ड बिल्डिंग है, ये गुम्बद के नीचे टोटल 5 कमरे हैं। कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि ताजमहल को बनाया गया, ताजमहल भी एक कब्रिस्तान के रूप में ही है, और ताजमहल से तकरीबन ये 70-80 साल पहले इसका निर्माण होता है। आज आप कह सकते हैं कि जो ताजमहल व्हाइट संगमरमर का देखते हैं, ये आप रेड सैंडस्टोन का बना हुआ ये ताजमहल का ओरिजिनल रूप यही है। इसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होकर ताजमहल के निर्माण भी हम जानते हैं। आइए साथियों, इसके स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हम चलते हैं और दारा शुको की कब्र का छानबीन करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इसका आर्किटेक्चर जो है इस जगह से देखने में पूरा ऑक्टागोनल शेप जैसा लगता है कुछ, जब हम लोग देखते हैं। ये जो है सीढ़ियां हैं, हम सीधा हुमायूं के मकबरे की तरफ नहीं जा सकते, आई मीन जहाँ कब्र है उनकी, उसके लिए हमें साउथ से आना पड़ेगा, क्योंकि जो दफन किया जाता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में किया जाता है, और उसमें नॉर्थ की तरफ सर होता है, साउथ की तरफ पैर होते हैं। तो इज्जत देने के लिए हम पैरों की तरफ से एंट्री लेते हैं। तो बहरहाल ये जो पश्चिमी की तरफ, पश्चिमी प्लेटफॉर्म से ऊपर हम जा रहे हैं, इसके बाद ये पहला चैम्बर है, ये बंद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये जो तीसरा है, इसके अंदर एक कमरा बना हुआ है जिसमें 5 लोग दफन हैं। उसके बाद एक और चैम्बर है, वो खाली है। उसके बाद एक कॉरिडोर है। उसके बाद एक चैम्बर और है जो सीधा उस डोम्ड बिल्डिंग के नीचे जाता है, उस गुम्बद के नीचे जाता है। जबकि ये वाला ये और जो दरवाजे हैं, ये सारे दरवाजे जो है सिर्फ इनके अंदर 2-2 चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर। एक दो में तो एक चैम्बर ही है। सिर्फ अकेला ये दरवाजा है जो उस गुम्बद के नीचे जाता है। जो वो गलियारा और जो चैम्बर आता है, उस चैम्बर का दरवाजा यहीं से है, और कहीं से रास्ता नहीं है। अच्छा, अगर कहीं से गया तो इंसान भूल भुलैया जैसा और कहीं से रास्ता नहीं है। हाँ। जबकि अगर हम पहली मंजिल पे जाएंगे जी, तो उसी चैम्बर में आने के लिए रास्ता इधर से नहीं है जी, उसका हुमायूं की कब्र से होकर के है। और एक चीज और मैं बताऊं, स्टीफन कार ने जिस कब्र को बताया जी, कि ये दारा की कब्र हो सकती है, जी, वो असल में इसी के नीचे जो पहला चबूतरा है, जी, उसमें एक कब्र के ऊपर की जो रेप्लिका है, जी, जी, वो वाली है। जी। तो हमको ये लगता है कि चूंकि अब जिनको ये पता था कि दारा इसके अंदर दफन है, तो हम तो जी। सीधे कह देंगे दारा इसके अंदर है। हाँ, लेकिन वो दारा तीसरे वाले में है कि पहले वाले में है, जी, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे कह पाएंगे। जी। और ये सिर्फ काजिम ने हमको बताया कि वो गुम्बद के नीचे दफन है। तो यानी कि हमको उस चैम्बर तक जाना पड़ेगा। आने वाले सदियों को, आने वाले बच्चों को, आने वाले जनरेशन को ओरिजिनल चीज पता चल सके जो इतने दिन का मिस्ट्री बना रहा है।
वो असल में इस वजह से बना ना कि हमने उन तहखानों को खोजने की कोशिश नहीं की बस। और शायद मैं इंजीनियर था, इसकी वजह से वो तहखाने जो है वो खोज लिए गए। ASI की किताबों से मुझे ड्राइंग मिला। हाँ, इसकी ड्राइंग मिल गई, तो उससे पता चला कि गुम्बद के नीचे जाने का रास्ता कहाँ कहाँ से है। जो सर, ये अक्सर देखते थे पहले कि यहाँ के कुछ कब्र हैं जिसके बारे में बताया जाता था कि ये दारा शिकोह की कब्र है, वो दारा शिकोह की कब्र है। पहले की क्या मतलब ये था लोगों की, एक ये कब्र है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दारा की कब्र थी। तो अगर हम जो बात कर रहे थे कब्र वाली कि रास्ता किधर से है, तो ये सीढ़ियां हो गई पहला। अगर हम इसके नीचे से जाएंगे तो थर्ड चैम्बर बोल सकते हैं। हाँ, ये थर्ड चैम्बर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि वहां से अगर डेड बॉडी आएगी तो वो वहां से सीधी आकर के इसके अंदर जाएगी, और जो सबसे बाद में आएगी वो सबसे इस तरफ होगी, और जो पहले आएंगी वो उस तरफ जो होंगी दीवार की तरफ, और यह बीच में। ऐसी कब्रों में ऐसी दफन ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। बाकी और जो कमरे हैं, ये सिर्फ दो कमरे हैं, किसी में कॉरिडोर नहीं है, किसी में अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ये जो कब्रें हैं ये सब डमीज हैं एक तरह से बोला जाता है। हाँ, ये सैनोटोप, ये मतलब हाँ, ये अब इनके बारे में तो इन्हीं के बारे में एक के बारे में फ्रैंकलिन ने बोला था कि जो 5 कब्रें नजर आती हैं इनमें एक दारा की है, लेकिन दारा की नहीं है। क्यों? क्योंकि काजिम कहता है कि गुम्बद के नीचे, ये गुम्बद के बाहर है, ये भी गुम्बद के बाहर है। तो एक कब्र इसको दारा की बोलते थे, इनमें से एक दारा की इनमें से बोलते थे, एक इसको दारा की बोलते थे। सर, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हालांकि ये आउट ऑफ टॉपिक है, ये आर्किटेक्ट जो देख रहे हैं ये डबल मुझे ट्रू आर्क जैसा दिख रहा है, ये है क्या चीज़? ये मेहराब जो है ये ट्रू आर्च सारा इस पे की स्टोन होता है। जब यहाँ आए तो कुछ चीज़ें और भी, ये जो बना हुआ है, ये जो बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ये बना हुआ है, इनको मैसन्स मार्क बोलते हैं। मतलब जो कारीगर होते हैं, मैसन होते हैं, जो वो जब काम करते थे उस जमाने में, तो वो अपना निशान डाल देते थे जिससे उनकी पेमेंट होती थी। अब आप ये देखें, सामने हुमायूं की कब्र है, ये साउथ है, हाँ, लेकिन अब डेड बॉडी को वहां कैसे लेकर के गए? अंडरग्राउंड चैम्बर। तो उसके लिए ये इसके पास वाला जो दरवाजा है इधर से आए, क्योंकि ये जो सीढ़ियां हैं, ये तो सीढ़ियां हैं, या तो दरवाजा है ही नहीं। इसके नीचे तो वो है ही नहीं, समझ रहे? दरवाजा है नहीं तो इधर तो कोई आ ही नहीं सकता। इसके पास में जो गेट है, वहां से डेड बॉडी यूं आई इधर, और आगे आकर के फिर यहां से वो यूं आई, और यहां से आकर के फिर वो यूं चली। इस तरीके से रास्ता है। हम लोग यहाँ हुमायूं के मकबरे में हैं। काजिम ने कहा कि गुम्बद के नीचे बने तहखाने में जहां बादशाह अकबर के 2 बेटे मुराद और दानियाल दफन है, वहां दारा शिकोह को दफन कर दिया गया। यानी कि उस खास चैम्बर में कम से कम 3 आदमियों की कब्र होनी चाहिए। अगर दारा के बाद किसी को दफन नहीं किया गया हो तो, है ना? तो मुझे इन 5 चैम्बर्स में उस चैम्बर की तलाश करनी थी कि जिसमें 3 आदमी दफन हो। आप कब्र को देख करके पहचान सकते हैं कि ये आदमी की कब्र है या औरत की कब्र है। आदमी की कब्र के ऊपर कलमदान होता है और औरत की कब्र के ऊपर तख्ती होती है। ये 3 कब्रें हैं और ये तीनों कब्रें औरतों की हैं। कैसे पता करना है कि औरतों की कब्र है? ये जो खास स्ट्रक्चर, ये चीज है, इसको तख्ती बोलते हैं। तख्ती जिसके ऊपर ये बना हो उसका मतलब है कि ये औरत है। ये जरूरी नहीं है कि ये चिपटा हो, ये ऊंचा भी हो सकता है। जो ऊंचा होगा वो कलमदान होगा, वो आदमी की कब्र होगी। ये औरत की कब्र है, 3 औरतें हैं। और ये जो डेड बॉडी आई होगी ये इधर से आई होगी, नीचे से। ये डायरेक्ट आया, डायरेक्शन ये, हाँ, डायरेक्शन। हाँ, हाँ। इसकी डायरेक्शन इधर से आने की है। और ये तीनों लोग दफन किए गए। सबसे पहले
जहां तक उम्मीद है 988 लिखा हुआ है हिजरी उसमें, ये 1001 हिजरी लिखा हुआ है, ये बीच में है। तो उधर से जो आया सबसे पहले इस्लामी कैलेंडर में हिजरी संवत का ही जिक्र किया जाता है, खासकर जैसे अभी हम बात करें कि 1444-45 हिजरी है, ठीक उसी तरह से अगर ईस्वी में अगर हम बात कर ले ग्रिगोरियन कैलेंडर में तो 2023 में है ना सर? अच्छा, एक चीज और देखें आप, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें कब्रों के, तो ध्यान से देखें, ये अकबर के ज़माने का टिपिकल एक सेनोटफ है, एक तावीज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये डबल फूल फ्लोर ऊपर की तरफ उभरा हुआ, ये सीधी कटिंग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है इस पे। ये एक रेक्टेंगल जिसमें डबल मेहराब डबल आर्च है ये, और ये डबल तख्ती, डबल मेहराब, रेक्टेंगल सीधा कटा हुआ, और ये फ्लावर ऊपर की तरफ उभरा हुआ, वो भी डबल। इसके अलावा मोनोलिथ ये स्ट्रक्चर, नीचे बेस प्लेटफॉर्म, ये क्यूबॉइड ब्लॉक, और ये सिग्मॉइड ब्लॉक, और ये क्यूबॉइड घनाभ जिसे बोलते हैं, ये क्यूबॉइड हो गया, ये सिग्मॉइड हो गया, और ये सिंगल। देखो तीनों कब्रें एक जैसी हैं, इसका मतलब ये एक ही टाइम को इंडिकेट करती है। इस कमरे को तो हम सिरे से ही खारिज कर सकते हैं, क्योंकि हमको तीन कब्रों वाला कमरा चाहिए जिसमें आदमी दफन है, लेकिन यहाँ तो 2 कब्रें हैं, इसलिए ये वो कमरा नहीं है कि जहाँ दारा शुको हो सकता है। इसलिए हम उससे रिसम्बल करके, उससे कंपैरिजन करके कह सकते हैं कि ये कोई आदमी है, लेकिन ये आदमी वयस्क नहीं है, ये कोई टीनेजर रहा होगा 18, 19, 20 साल का, जिसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ना ये वो कमरा है जिसमें दारा है, ना वो कमरा है जिसमें दारा है। अब देखते हैं कि दारा किधर हो सकता है। ये हम लोग डोम के नीचे आ गए। हाँ, ये मेन हुमायूं की कब्र है, उस वाले गुम्मद के नीचे बने तहखाने में। तो टोटल जो ये डोम स्ट्रक्चर है, इसके नीचे 5 चैम्बर्स हैं। एक चैम्बर वो है जिसमें 3 औरतें दफन है, एक चैम्बर ये है जिसमें एक आदमी एक औरत दफन है, ये खुद हुमायूं इसमें दफन है। अब उसमें देखते हैं कितने आदमी कितने औरत इसमें। यहाँ पे स्ट्रक्चर में जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें ना कलमदान है ना तख्ती, इसमें कलमदान है ना तख्ती है, इसीलिए इससे कंपैरिजन करके, इससे उसके एक रूपात्मकता को देखते हुए कि इसका समरूप वो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो आदमी दफन होगा जी। तो ये हमको 3 कब्रें चाहिए, वो भी आदमी की, या तो 2 ही है, तो हमें तो खैर यहाँ, और वो भी दोनों मुझे महिलाओं के दिख रहे हैं। हाँ, ये दोनों महिलाओं की है। और ये बेगा बेगम की कब्र है। इनका बेगा बेगम, और ये हमीदा बानू है। हमीदा अकबर की माँ। और बाद में ये बताया जाता है कि हमीदा बानू को हुमायूं के मकबरे में दफना दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है बेगम के पास ही बेगम को दफनाया जाएगा। अब जिस चेंबर में हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग का चौथा चेंबर, ये हमारा 5वां चेंबर है। और जाहिर सी बात है कि चूंकि दारा शुको की कब्र मिली है और खुद काजिम ने बोला है, तो यकीनन 5वां और हमारा आखिरी चेंबर ये वही है जिसकी कि हमें तलाश है। और कब्रों के आर्किटेक्चर से भी पता चल जाएगा। एक बहुत बड़े इतिहासकार है, शायद मजूमदार साहब है, वो ये कहते हैं कि अगर हम सभी सोसाइटी के सभी अंगों के बीच में या धर्मों के बीच में एक सद्भावना और एक सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं, तो हमें वो काम वहीं से शुरू करना होगा कि जहां दारा ने छोड़ा था। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आप जो है एक 17वीं सदी के कैरेक्टर को आप 20वीं 21वीं सदी में इस तरीके से कोट कर रहे हैं, तो यकीनन ये उस शख्स की एक बहुत बड़ी महानता है ना। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, अब देखिए वो कहता है अब सबसे बड़ी चीज़ इस चैम्बर ही अकेला चैम्बर है जिसमें 3 आदमी दफन है, क्योंकि इनके ऊपर ये कलमदान बने हुए हैं। वो कहता है गुम्मद के नीचे बने तहखाने में जहां उन हजरत यानी उन बादशाह की मुबारक कब्र है। अगर आप देखेंगे तो उन बादशाह की मुबारक कब्र ये रही सामने, है ना। यानी कि
अगर हुमायूं की कब्र के नजदीक, सबसे नजदीक जो कब्रें हैं उनमें ये 3 भी शामिल है। बाकी तो जो है वो तो है, उधर 2, उधर 3, उधर 2, ये 3 भी उतने ही नजदीक है। लेकिन ये तीनों आदमियों की कब्रें हैं एक ही चैम्बर में, क्योंकि ये कलमदान है। इन दोनों कब्रों का आर्किटेक्चर एक जैसा है। आप देखिएगा, ऊपर डबल कलमदान, डबल आर्च मेहराब, और वो रेक्टेंगल बना हुआ है, सीधा कटा हुआ, और फूल है देखो डबल ऊपर उभरा हुआ, ठीक है ना। इसमें भी ठीक इसी तरीके से यहाँ आ जाइए, बिल्कुल बदल गया, ये बिल्कुल बदल गया, इसके स्टाइल भी बदल गया। हाँ, ऐसा क्यों बदला? इसका फूल उल्टा तरफ, यहाँ ये इस तरीके से एकदम चेंज हो गया। ये देखिए, ये ढलवा हो गया, उस पे वो बिल्कुल सीधा, यहाँ ये ढलवा हो गया। ये देखिए, ये मोल्डिंग बन गई, मोल्डिंग पे एक फूल आ गया। ये डबल हट करके सिंगल रह गया। तो ये अगर हम इस जो ये विशेषताएं हैं इनका हम अध्ययन करें, तो ये जो है ये जहांगीर, और जहांगीर के बाद ये शुरू होता है। अगर उस वक्त की हम इमारतों में हम लें तो मोल्डिंग का बनना, ये फूल का बनना, इस तरीके से ये झुकाव, ये जो ढलान ये होना, इस तरीके से तश्तरी नुमा ये विशेषता का होना, ये सब जो है उस वक्त के जहांगीर के बाद, अकबर के ज़माने का ये नहीं। तो अब बात वही हुई कि गुम्मद के नीचे बने तहखाने में 3 आदमियों की कब्र है, 2 एक जैसी है, और ये अकबर के आर्किटेक्चर को दिखाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये चैम्बर खाली था, तो डेड बॉडी इधर से आई। जो खाली में सबसे पहले जो आदमी आया वो दानियाल, मिड वाला, उधर से आया। अब ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। अगर आप नीचे जाएंगे तो ये बंद है, ठीक है। तो अब अगर वहां पर दफना देंगे तो इधर आने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा तीसरे आदमी के लिए, क्योंकि ये असल में कब्रिस्तान है। तो जो दूसरा आदमी, जो दूसरी डेथ हुई दानियाल की, वो यहाँ के दफन हो गया। ये दानियाल था, और ये मुराद, ये दानियाल, ठीक है। सबसे पहले मुराद की डेथ हुई, हाँ, मुराद फिर दानियाल, ठीक। उसके बाद दारा। तो इसके बाद जो तीसरा शख्स आया, जो इनसे करीब 50 साल बाद जिसकी कत्ल हुआ, वो भी इधर से ही आया, उधर से आया। ये भी जगह भरी हुई है, ये भी जगह भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है दरवाजे के पास उसको दफन कर दिया। तो ये तीसरी जो कब्र है, इसका आर्किटेक्चर अकबर के ज़माने का नहीं है। इसका आर्किटेक्चर क्लासिकल जो आर्किटेक्चर, जो जाकर के जहांगीर और शाहजहां के ज़माने में जिसने उन्नति पाई, जिसमें ईरानी प्रभाव सबसे ज़्यादा नज़र आता है, पिटरेड्यूरा वाला काल और उसके बाद वाला, हाँ। तो वो ये है, 3 लोग एक ही कमरे में मिल गए, उनके आर्किटेक्चर से पता चल गया। तो काजिम के कथन से, जो कि कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट है, कब्रों की सापेक्षिक स्थिति से कि पहले कौन आया होगा, जो प्रमाणित होता है वो ये प्रमाणित होता है कि ये कब्र जो है, ये जो सेनोटफ है, ये दारा के ऊपर बनाया गया। दारा को ठीक इसके नीचे का जो तहखाना है, इसके नीचे का जो चैम्बर है, उसमें दफन कर दिया गया। और जहां हम खड़े हैं, ये वही जगह है जहां की दारा के तावीज़ या दारा का सेनोटफ मौजूद है। जैसा कि दर्शकों, आप जैसे कि जानते हैं कि शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र, और कह सकते हैं कि उसका होने वाला उत्तराधिकारी दारा शुको, जिसे मौत के घाट, या कंटेम्प्रेरी समय में आप ये कह सकते हो कि किसी पॉलिटिकल वजह से उनकी हत्या की गई। उनके कब्र मिस्ट्री रहा 250 साल तक, और इस मिस्ट्री को उजागर करने में हमारे साथ संजीव साहब ने बहुत अपना किरदार, अपना बहुत सारा योगदान दिया, और इसके लिए मैं इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इनके शुक्रगुजार हैं। बड़े से बड़े कमेटी भी बनाई गई, और बहुत से लोगों ने, बहुत से स्कॉलर्स ने इन सब चीज़ों पे टिप्पणियां भी की। मैं उनके टिप्पणियों को भी आप लोगों को दिखाऊंगा, उनके कुछ वक्तव्य को भी मैं आप लोगों से साझा करने की कोशिश करूंगा। It has been a very pleasant interlude for me to have had this extended conversation with Mr. Sanjeev Kumar.
who has paid so much attention to locating the grave of Prince Dara Shikoh. This effort is very valuable for a very substantial reason. Firstly, because Dara Shikoh himself is not only a historical figure in the political history of the Mughal Empire, but also because of his great contribution to intellectual history, notably by his translation of the Upanishads. Engineer Sanjeev Singh has started researching on the location and identifying the grave of Dara Shikoh. I came to know that he done a pioneer research and located, verified and established that where exactly is the grave of Dara Shikoh. The evidences Sanjeev Singh have provided, I verified that yes, on the basis of the architectural style, this is the grave of Dara Shikoh. I am very much impressed, I am satisfied, and I certify that whatever research Sanjeev has done is correct, and I give him all the wishes. I am not an archaeologist or indeed an architect myself, but as far as I can comprehend, his identification of Dara Shikoh's grave in Humayun's tomb seems to me quite definitive and should secure general acceptance. I congratulate him on the success of his effort, which has been considerable, and I hope he will turn his attention further to the history of our country, especially, let us say, of Dara Shikoh. So again, I end by congratulating Mr. Kumar for his effort in locating Dara Shikoh's grave and express my expectation of further research on his part in the architecture and culture of that age. Thank you. Now, recently, an assistant engineer of Municipal Corporation of Delhi, Mr. Sanjeev Kumar Singh, has studied and investigated very efficiently into the concerned literature and history and architectural styles to find out the grave of Dara. The real research was in finding out the real location of Dara Shikoh was done, and his name is Mr. Sanjeev Kumar. He is an engineer in MCD, and he has done an excellent original work in this field. जाहिर है कि संजीव साहब इस टाइप का काम, चाहे कोई आपसे एग्री करे कि आपने दारा की कब्र ढूंढ ली या ना एग्री करे, ये तो अलग मसला है, इंडिविजुअल मसला है, लेकिन कोई भी आपके काम से बगैर मुतासर हुए नहीं रह सकता। जिस टाइप का काम आपने किया है, जिस मेहनत के साथ किया है, उसको मैं सलाम करता हूँ। और ये कहीं ना कहीं अपने हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर और हमारे हेरिटेज के लिए ये गौरव का ही दिन है कहीं ना कहीं कि इनके योगदान ने हम लोगों को रूबरू कराया दारा के पर्सनालिटी से। आइए कुछ चीज़ें और भी जानने की कोशिश करते हैं। सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। जी सर। तो अब अगर हम बाहर से देखें तो आप प्लीज़ आप इधर आके दिखाइए। देखो, ये ठीक इसी लाइन में वो वाली कब्र जो हम सबसे पहले देख रहे थे और जिसको कि दारा की कब्र सबसे पहले लोगों ने बताया कि ये दारा की कब्र, क्योंकि रास्ता वही है, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, कॉरिडोर, फिर ये वाला चैम्बर। अच्छा, ये जो है, ये सामने हम देख रहे हैं, ये इसको नाई का मकबरा बोलते हैं जी, और उसके पीछे जो है उसको नीला गुम्बद बोलते हैं जी। वो फहीम खान का मकबरा है जी। ठीक है, कहा जाता है वो अब्दुल रहीम खाना से
संबंधित है, शायद उनके बेटे का मकबरा है। तो कुल मिलाकर के ये जो हुमायूं का मकबरा परिसर जो है जी मुगलों के कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। 140 से ज़्यादा और 150 से कम कब्रें यहाँ पर है। जी यही वो इमारत है कि जहाँ से जो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है उसको भी यहीं से पकड़ा गया। अच्छा, हाँ, यहीं से पकड़ा गया था। यहीं से पकड़ा गया था उनको। वो छुप के वो यहीं आ गए थे छुपने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप तकदीर को देख सकते हो जी, कि जहाँ से शुरू हो रहा है कि एक तरह से क्योंकि मुगलिया सल्तनत की पहली जी इतनी बड़ी कब्रिस्तान बेहतरीन इमारत है ये। इमारत जी उनका आर्किटेक्चर जो है, अगर आप पहली इमारत का नाम पूछेंगे मुगलों की तो वो हुमायूं का मकबरा है। जी ठीक है, तो पहला उनकी ताकत का, उनकी शोहरत का, और जो एक प्रतीक जो था जी हुमायूं का मकबरा, उसी मकबरे में आप नियति देखिए, आप किस्मत की बदलाव देखिए कि उसी मकबरे से उसका जो आखिरी बादशाह था उसको कैद कर लिया गया, और जहां से वो शुरू हुई थी कहानी वही खत्म। जो भी योगदान है भारतीय इतिहास में उन लोगों का है कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ जावेद भाई के साथ खड़ा हुआ हूँ और ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं और हम लोग नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम काजिम साहब का है, मिर्ज़ा काजिम का, कि जिन्होंने आलमगीर नामा लिखा। अगर वो लिखते ही नहीं तो मैं ढूंढता कैसे। ठीक, इसके अलावा अलीम अशरफ खान साहब का योगदान है कि वो उसको पढ़ते नहीं फारसी में तो मैं जानता कैसे। मेरे उस्ताद जो रहे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, इंजीनियरिंग में पढ़ाया, ABCD पढ़ाई, जो कुछ भी हाथ पकड़ करके जिन्होंने मुझे अलिफ बे ABCD का खा गा लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उन सब का इस पर योगदान है। वो सब इसके जो है उनको श्रेय सारा जाता है। मैं तो सिर्फ एक जरिया बन गया। शायद ऐसा होगा, ऐसा लिखा होगा शायद, इसलिए ये हुआ है। बाकी ये सब जो है श्रेय उन सभी विद्वानों का है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। आज सच में सर हमारे जितने दर्शक हैं और हम सभी आपका बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, धन्य हो गए इतनी चीज़ों को जानने के बाद सर। साथियों, आज का सेशन मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।